रेजोनेंस इफ़ेक्ट की डिफरेंट एप्लीकेशंस भी हमने स्टडी करनी है। तो रेजोनेंस इफ़ेक्ट जो होता है इसको मेसोमेरिक इफ़ेक्ट भी कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू पहले स्टडी करते हैं और तब हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एनिलीन है, तो इस एनिलीन में आप देखिए बेंजीन के साथ नाइट्रोजन जो अटैच हुआ है NH2 का, उस पर लोन पेयर भी है, यानी इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है ये नाइट्रोजन का लोन पेयर। तो हम इस मॉलिक्यूल यानी एनिलीन के डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जो कि लिख सकते हैं, कौन कौन से हैं। नंबर 1 जिसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है, एंड स्ट्रक्चर नंबर 2 ये हमने कैसे हासिल किया, नाइट्रोजन का लोन पेयर जो था वो नीचे की तरफ बेंजीन के इस कार्बन के साथ डबल बांड बनाने के लिए यूटिलाइज़ हुआ, तो ये वाला पाई बांड ब्रेक हो गया और इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्थो वाले कार्बन पर आ गए, यानी नेगेटिव चार्ज यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्थो वाले कार्बन पर आ चुके हैं और नाइट्रोजन का बेंजीन के कार्बन के साथ डबल बांड बन चुका है और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह अगर ये नेगेटिव चार्ज आगे की तरफ डबल बांड बनाए तो ये वाला पाई बांड टूटेगा और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन अब नाइट्रोजन के लोन पेयर वाले वो बेंजीन की पैरा पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। इसी तरह वो आगे अगर नेक्स्ट राइट साइड पर डबल बांड बनाए तो नेगेटिव चार्ज यानी नाइट्रोजन की 2 इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन की दूसरी ऑर्थो पोजीशन पर पहुंच जाएंगे और अल्टीमेटली ये फिर लास्ट स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि वापस नाइट्रोजन के पास पहुंच जाएंगे। हम एनिलीन की डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। तो हमने चूँकि रेजोनेंस में ये रूल स्टडी किया था कि डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर जब आप ड्रा करते हैं तो उनका कंबाइंड इफेक्ट एक ही स्ट्रक्चर के अंदर हमने शो करना होता है, यानी इन सारे स्ट्रक्चर्स को मिक्स करना होता है। इन स्ट्रक्चर में से जो सेंटर वाले 3 स्ट्रक्चर्स हैं उसके मुताबिक बेंजीन के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यानी बेंजीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और नाइट्रोजन पर क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें हमने नोट किया कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन की तरफ चला गया और नाइट्रोजन NH2 का जो नाइट्रोजन है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ हो चुकी है और उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया और बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस की वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है और उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ चुका है। इसी को ही हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है कि किसी मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाना और दूसरी जगह पर उतनी ही मिकदार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इंक्रीज़ हो जाना, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। Resonance effect is defined as the decrease in the electron density at one position and the corresponding increase in the electron density at the other position is known as resonance effect। ये है resonance effect, इसको आप mesomeric effect भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी 2 डिफरेंट जो टाइप्स हैं, और इसकी जो 2 टाइप्स हैं उनमें से नंबर 1 कौन सी है हमारे पास। नंबर 1 है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है कि बेंजीन है फॉर एग्जांपल हमारा मॉलिक्यूल और इसके साथ NH2 अटैच हमने किया हुआ है, तो NH2 क्या कर रहा है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, जैसा कि हमने अभी इन स्ट्रक्चर्स के अंदर स्टडी भी किया। तो ऐसे ग्रुप्स जो कि हमारे मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर अटैच हुए हों उन और वो ग्रुप्स क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करें हमारे ऑर्गेनिक पार्ट को, तो हम इस इफ़ेक्ट को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट यानी पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ये ग्रुप्स हमारे मेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या पार्ट को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। इनकी और एग्जांपल कौन सी हैं, ऑक्साइड ग्रुप, डायल्काइल अमाइनो ग्रुप, सिंपल अमाइनो ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप और एसीटेट ग्रुप, आयोडो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो और एरोमेटिक रिंग। ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि बेंजीन के साथ अगर अटैच हुए हों या किसी भी मॉलिक्यूल के साथ अटैच हुए हों तो उसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। इन सब में आप एक बात कॉमन जो नोट करें वो ये है कि इन सारे ग्रुप्स में वो एटम जो डायरेक्ट बेंजीन से अटैच हुआ है उसके ऊपर लोन पेयर है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं जो कि बेंजीन के ऊपर डीलोकलाइज हो सकते हैं, जैसे ऑक्साइड में, इसमें भी, अमाइनो में भी। ऑक्सीजन जहाँ पर जिन ग्रुप्स में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मौजूद हैं तो उन पर तो लोन पेयर होता ही है। आयोडो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो में भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, लोन पेयर होता है, जो कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं बेंजीन को। इसी तरह एरोमेटिक रिंग खुद जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो ये हमने डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की एग्जांपल पढ़ी। अब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की एग्जांपल स्टडी करते हैं। ऐसे ग्रुप्स जो कि बेंजीन के ऊपर अटैच हों और या किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें अनसैचुरेशन हो उसके ऊपर अटैच हों और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करें, हम उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, और इस इफेक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट। इसको नेगेटिव M से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोबेंजीन है हमारे पास, तो इसमें नाइट्रो ग्रुप में नाइट्रोजन पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, जिसका मतलब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लेगा। तो देखते हैं हम ज़रा
इसके डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर बना के कि ये पाई बॉन्ड अगर बाहर की तरफ डबल बॉन्ड बनाए नाइट्रोजन के साथ और नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से पाई बॉन्ड टूट जाए तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन बेंजीन का पाई बॉन्ड बाहर की तरफ चला गया तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ हो गई, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यही पॉजिटिव चार्ज अगर डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो तो पॉजिटिव चार्ज पैरा पर चल जाएगा और फिर ऑर्थो पर और वापस फिर नाइट्रोजन पर आ जाएगा। तो ये जो हमने डिफरेंट 5 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाए हैं नाइट्रोबेंजीन के, इनको अगर हम कंबाइन करें तो हमें ये पता चलता है कि नाइट्रो ग्रुप बेंजीन से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है और बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है, जैसे कि मैंने इसको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसका मतलब है नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं रेजोनेंस के थ्रू? रेजोनेंस के थ्रू कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकते हैं? उनमें से हमने अभी स्टडी किया नाइट्रो ग्रुप, सायानो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एस्टर ग्रुप, अमाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप और एरोमेटिक रिंग। अब नोट किया कि एरोमेटिक रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर सकता है। तो ये डिफरेंट जो ग्रुप्स थे इनकी बारे में भी हम एक जनरल कंसेंसस बनाते हैं और वो ये कि वो एटम इन ग्रुप में, वो एटम जो डायरेक्ट बेंजीन से अटैच्ड हो, उस पर या तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज हो या फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे कि सायानो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इन अमाइड ग्रुप्स या एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप्स के अंदर ये जो कार्बन्स हैं जो डायरेक्ट बेंजीन से अटैच्ड हुए हैं इन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और आगे इन कार्बन एटम्स का आगे की तरफ कोई पाई बॉन्ड बना हुआ हो, तो ये सारे ग्रुप्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे और ये नेगेटिव मेसोमेरिक इफ़ेक्ट काज करेंगे। अब हम पढ़ते हैं इनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस और एप्लीकेशन में जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है एसिडिक स्ट्रेंथ। किसी भी एसिड के बारे में आपको बताइए कि वो क्या करता है, वाटर में H पॉजिटिव आइंस डोनेट करता है और उसका अपना एक नेगेटिव आइन बन जाता है। जितनी जल्दी वो H पॉजिटिव आइन डोनेट करेगा और उसका जो नेगेटिव आइन बनेगा जितना स्टेबल होगा तो वो एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। हम कंपेयर करते हैं इथेनॉल और फिनॉल को। इथेनॉल की pKa वैल्यू 17 है जो कि बहुत ज़्यादा है, यानी कि इथेनॉल एक वीक एसिड है और फिनॉल की pKa वैल्यू कम है, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखते हैं कि दोनों में OH ग्रुप था, दोनों में एक ऑर्गेनिक पार्ट अटैच था, तो फिर फिनॉल ज़्यादा एसिडिक क्यों है? उसकी रीज़न ये है कि फिनॉल का जो नेगेटिव आइन बनता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, यानी ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा सकता है, यानी ये ज़्यादा प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि इसका नेगेटिव आइन स्टेबल है। इसका नेगेटिव आइन यानी फिनॉक्साइड आइन क्यों स्टेबल है उसको देखते हैं। वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। इसका जो फिनॉक्साइड का जो नेगेटिव चार्ज है वो बेंजीन पर डिलोकलाइज हो सकता है। कैसे? अगर ऑक्सीजन नीचे की तरफ डबल बॉन्ड बनाया तो ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वाले अब बेंजीन के ऑर्थो कार्बन पर मौजूद होंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कि बेसिकली ऑक्सीजन के हैं वो अगर आगे की तरफ डबल बॉन्ड बनाएं तो ये पैरा वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और पैरा पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड सो ऑन। तो हम इन 5 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स में नोट करें अगर, तो 3 स्ट्रक्चर सेंटर वाले ऐसे हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद ही नहीं है, वो क्या हो चुका है, डिलोकलाइज हो चुका है बेंजीन के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फैल गया है। याद रखिए जब भी नेगेटिव चार्ज फैल जाए तो वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसका मतलब है ये फिनॉक्साइड आइन क्या होगा, स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस की वजह से उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो बेंजीन पर डिलोकलाइज हो चुका है। चूँकि ये स्टेबल है तो आसानी से बन सकता है। फिनॉल बहुत बड़ी मिकदार में प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। हम इसको भी फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि अगर फिनॉल है हमारे पास, ठीक है, लेकिन उसमें अब हमने नाइट्रो ग्रुप अटैच करवा दिया, पैरा नाइट्रोफिनॉल है, तो ये उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। सिंपल फिनॉल की पीके वैल्यू 10 थी और पैरा नाइट्रोफिनॉल की पीके वैल्यू 7.15 है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल सिंपल फिनॉल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि इसका जो नेगेटिव आइन है उससे भी ज़्यादा स्टेबल है। हम इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रा करके एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है वो जब बेंजीन पर डिलोकलाइज होता है और इसका जो नेगेटिव चार्ज है डिलोकलाइज होने के बाद पैरा पोजीशन पर पहुंचता है तो ये नेगेटिव चार्ज बाहर नाइट्रो की तरफ भी डिलोकलाइज हो जाएगा। जैसा कि इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन वाला नाइट्रो के अंदर भी आ चुका है। तो हम इसके डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रा कर रहे हैं जो कि कितने बने हैं, 6। सिंपल फिनॉल के 5 हैं और पैरा नाइट्रोफिनॉल के 6 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। इसका मतलब है फिनॉल जो है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके जो नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ 3 स्ट्रक्चर्स में डिलोकलाइज हो रहा है बेंजीन पर, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में जो बनता है नेगेटिव आइन पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आइन, इसमें 4 जो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का बेंजीन या नाइट्रो ग्रुप के ऊपर डिलोकलाइज हो रहा है, यानी कि ये और ज़्यादा डिलोकलाइज हो चुका है नेगेटिव चार्ज फिनॉक्साइड आइन का। तो ये इस वजह से पैरा नाइट्रोफिनॉल बहुत ज़्यादा एसिडिक है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच होंगे वो नेगेटिव
रेजोनेंस इफेक्ट काज करेंगे, जिसकी वजह से जो एसिड का नेगेटिव आयन बनेगा वो स्टेबल होगा और उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। इस तरह हम बेसिस की भी बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसा कि हमने इस डायग्राम में बनाया। हम कंपेयर करते हैं अमोनिया को जिसकी पीके वैल्यू 4.74 है और एनिलीन जिसकी 9.4 है, यानी एनिलीन एक वीक एसिड है। याद रखें एसिड्स के मुकाबले में बेसिस के अंदर रेजोनेंस इफेक्ट के का रिजल्ट डिफरेंट निकलेगा। अब बताइए कि जो बेस होती है ये क्या करती है। बेस बेसिकली अपने 2 इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव आयन किसी भी एसिड को डोनेट करती है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन के लोन पे तो इसी के पास ही है, तो ये तो किसी भी टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है। जबकि एनिलीन में क्या हुआ, एनिलीन में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो तो बेंजीन के ऊपर डिलोकलाइज हो चुका है और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम भी हो चुकी है और काफ़ी टाइम के लिए नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर होता भी नहीं है एनिलीन में। तो इस वजह से एनिलीन क्या है, एक वीक एसिड है और उसकी 9.4 pKb वैल्यू है, जो कि ज़्यादा है। यानी कि एनिलीन क्या है, वीक बेस है। इससे भी ज़्यादा वीक बेस होगी पैरानाइट्रो एनिलीन। क्यों? क्योंकि उसमें जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो बेंजीन पर भी डिलोकलाइज होगा और ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है यानी नेगेटिव चार्ज, यानी नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो नाइट्रो ग्रुप पर भी डिलोकलाइज हो जाएगा। तो इसमें 6 स्ट्रक्चर हमने बनाए उनमें से 4 स्ट्रक्चर्स के अंदर नाइट्रोजन का लोन पेयर तो उसके पास है ही नहीं। तो इसका मतलब है पैरा नाइट्रो एनिलीन तो उससे भी ज़्यादा वीक बेस होगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने देखा कि कैसे हम एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ तो और अल्टीमेटली हम एसिड्स और बेसिस की रिएक्टिविटी को रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं कल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।